प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th क्लास के लिए हमने अपनी फिजिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के हमारे टॉपिक होंगे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे, जैसे कि गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से रिलेवेंट जितने भी हमारी डेरिवेशंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और वो तभी हमें अच्छे से समझ में आएगी जब हमें इन दो चीज़ों के बारे में, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और इनको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एरिया वेक्टर को समझेंगे। बच्चों, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर इस पे यहाँ पर एरिया वेक्टर का क्या रोल होगा। ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में फिनोमिना होते हैं जहाँ पर हमारे पास एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को लेकर के भी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो इजीली हमें आसानी से समझ में भी आएँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकें। तो एरिया वेक्टर, एरिया का वेक्टर यानी कि किसी एरिया को उसके वेक्टर की फॉर्म में दिखाना एरिया वेक्टर कहलाता है। अब एरिया की डायरेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसकी डायरेक्शन को समझना। एरिया, द डायरेक्शन ऑफ ए एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन और एरिया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक सरफेस एरिया हमारे पास में है। ये सरफेस बच्चों कुछ इस तरीके से है, जैसे हमारे पास एक छोटा सा सरफेस एरिया है। अगर हम इसको प्लेन पर ऐसे पेपर पे दिखाएंगे तो ये आपको एक लाइन की तरह दिखाई देगा, है ना बच्चों, एक लाइन की तरह नज़र आएगा। अब इसको हम लाइन की तरह तो कॉपी पे दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाए, इसको हमने ऐसे दिखा दिया है। इसका एरिया हमने डेल्टा एस लिया हुआ है और हमने इसको एरिया वेक्टर के फॉर्म में दिखाया है डेल्टा एस वेक्टर। और ये जो एरो मार्क है ये परपेंडिकुलर है आपके इस एरिया के, या नॉर्मल है ऐसा कह सकते हैं। ये एक प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो डायरेक्शन में इस एरिया का एरिया वेक्टर होगा। ठीक है। अब सरफेस हमारे पास कई बार कर्व भी होती है, जैसे कि स्फेरिकल सरफेस होती है, या फिर आपकी जो सिलेंड्रिकल सरफेस होती है वो कर्व सरफेस भी होती है। तो हम एक छोटा सा कर्व सरफेस यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, दिखा रहे हैं आपको। इसमें छोटा सा हमने एक छोटा पार्ट ले लिया, देखिए ऐसे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया, ऐसे एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया। तो रेडियली अगर हम बात करें इस कर्व सरफेस के सेंटर की, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा ये। ठीक है। तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा डायरेक्शन इसका, रेडियली आउटवर्ड। तो ये छोटा सा जो हमारे पास सरफेस एरिया है, इसका रेडियली आउटवर्ड जो हमारे पास डायरेक्शन बनती है, इसके परपेंडिकुलर या इसके नॉर्मल, वो ds ऐसे बाहर आएगी। सेंटर कहीं यहाँ पे है तो ऐसे बाहर निकलेगी। ऐसे ही इसके लिए आप देखेंगे तो ये ds, इसका एरिया सेम है तीनों का, ठीक है ना, ds। और इसके लिए कुछ इस तरीके से बाहर आएगी, इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। मेरे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि एरिया वेक्टर में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं किसी एरिया की। हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर या उसके नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू दी प्लेन और नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक जो है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो कि रिलेवेंट होगा आपके एरिया वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एन एरिया और सरफेस। कोई सरफेस होगी तो उसका एरिया होगा, ठीक है ना। और ये एसोसिएटेड हो सकता है या उससे थ्रू हो सकता है। इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, नॉर्मली पासिंग थ्रू। ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ये सरफेस है। ये सरफेस बच्चों ऐसी ही है बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे प्लेन में आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, बट ये इस तरीके से है, परपेंडिकुलर टू द पेपर। ये जो पेपर है, इस पेपर के परपेंडिकुलर ये सरफेस है। पर इस सरफेस को अगर हम इसी तरीके से दिखाएंगे तो हमें केवल एक लाइन देखने को मिलेगी, है ना। तो इस सरफेस एरिया को हमने थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा रखा है, बट ओरिजिनली रियल में ये ऐसी है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमने सिंपली आपको दिखा रखी है कि इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। तो इसके नॉर्मल से
इसका नॉर्मल किधर होगा भाई, सरफेस का नॉर्मल आपका ये वाली डायरेक्शन होगी, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से गुजर रही हैं, इस सरफेस से पास हो रही हैं, उसी नंबर्स को, उनकी संख्याओं को हम कहते हैं कि भाई इस सरफेस से संबंधित, इस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सरफेस है हमारे पास और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरीके से पास हो रही हैं। इस सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मल यानी कि यहाँ से हम देखेंगे परपेंडिकुलरली कितनी पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी का नॉर्मल डायरेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया है, डेल्टा एस वेक्टर है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है और हमने परपेंडिकुलर इस पेपर के परपेंडिकुलर एक सरफेस इस एरिया इस तरीके से लिया हुआ है, जिसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये हमने डेल्टा इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, ठीक है। अब ई का जो इफेक्ट है नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मली जो ई का इफेक्ट होगा वो ई कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ई का जो इफेक्ट होगा ई कोस थीटा। तो इस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई ई से दिखाते हैं, फाई ई से ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। ये आप इसको याद रखेंगे, ई डेल्टा एस कोस थीटा। इसको आप बच्चों कोस थीटा, अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने जाना है, समझा है, डॉट प्रोडक्ट, तो वहाँ से इसको आप लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर डेल्टा एस। यहाँ पे ये डेल्टा एस वैक्टर फॉर्म में यानी कि एरिया वेक्टर में है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एन एरिया क्या होता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके से पास होगी नॉर्मली, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं, ऐसे यूनिफॉर्म लाइन है, ठीक है, और आपने ये सरफेस एरिया भी क्या है, ये सरफेस एरिया आपने ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो बच्चों ध्यान दें, इस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर तो यही बनेगा ना, इसे उसी फील्ड में, उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस केस में। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस से एसोसिएटेड वो आपका ई डेल्टा एस हो जाएगा, क्योंकि कोस जीरो, थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे, कोस जीरो की वैल्यू 1। हम मेन फॉर्मूला इसे याद रखने वाले हैं और इसी फॉर्मूले से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर वो नॉर्मल नहीं होगा 90 डिग्री पे, नॉर्मल का मतलब ये होगा कि उस सरफेस से 90 डिग्री है बच्चों, उस सरफेस से, ठीक है, न कि इस सरफेस के एरिया वेक्टर से, ठीक है। एरिया वेक्टर से नहीं है, इस सरफेस से नॉर्मली है। ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, नॉर्मली मतलब इस सरफेस से नॉर्मल, ठीक है। तो आपको क्या चेक करना है कि उस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी होगी, कितनी पास हो रही है उससे, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस लगा लेते हैं। सबसे पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी हमें देता है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, हम यहाँ पर ई की यूनिट रख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगी। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा एस की यूनिट रख देंगे मीटर स्क्वायर, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हमारा यहाँ पे एक और यूनिट आ जाएगी। तो दो यूनिट इसकी हो जाएंगी, दोनों यूनिटों को आप याद रखेंगे। सेकंड केस अब इसमें समझ लेते हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो, थीटा जीरो कब होगा, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था भाई, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलर आप इस तरीके से रख देते हैं कि आपका जो यूनिट वेक्टर है सरफेस का, सरफेस का एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो आप देखेंगे कि इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस केस में फाई ई मैक्सिमम होगा और कितना होगा, ई डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो इस केस में कोस 90 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा 0 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, इसी केस में आप समझ लेते हैं, ध्यान से इसे समझिएगा। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। आपने अभी तक आपने जो अपना एरिया, सरफेस एरिया था, उसको ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ था, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर से या देखें तो सरफेस से कुछ एंगल पे बना रही है और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन से चेक करना चाहे तो डायरेक्शन से, एरिया वेक्टर से भी कुछ एंगल बना रही है। अगर आप इसे घुमा करके इसको बिल्कुल अलाइन ऐसे रख देते हैं, अब आप देखेंगे और नोट करेंगे ध्यान से कि अब इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, सब इसके पैरेलल जा रही है सरफेस के, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास नहीं होगी। इस केस में आप चेक करेंगे कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये सरफेस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी ऊपर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन का और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी केस में इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो रहा है, 0। अभी हमने चेक किया मैथमेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी इसको देखना चाहें तो 0 आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन में आपकी सरफेस रखी हुई है तो उससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 होगा। ठीक है, समझ में आया ये। चलो बच्चों, हम कुछ अब इसमें एक दो इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, और कैसे उनको क्वेश्चनों को सोल्व करना है उनको देखते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सर्कुलर प्लेन शीट है, सर्कुलर प्लेन शीट है, उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम में ये रखी हुई है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। ये शीट फील्ड से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखी गई है, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये किसके बीच में है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है या शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। यहाँ पर कहा गया है सर्कुलर प्लेन शीट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, तो ये शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। जैसा कि आप इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये शीट हमारी ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रही, और शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसमें जो थीटा एंगल हम पढ़ते हैं वो थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बच्चों थीटा कितना आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री बनेगा तो 90 - 60 30 डिग्री हमारा यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू होगी। तो चलिए पहले धीरे धीरे करके इसमें चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन r = 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। ई की वैल्यू भी आपको गिवन है न्यूटन पर कूलम में। एरिया डेल्टा से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर शीट थी, हमने यहाँ पे इसको सर्कुलर दिखाना चाहिए, ठीक है, इसको सर्कुलर दिखाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस सर्कुलर शीट का जो एरिया बनेगा πr² होगा, पाई × 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो रेडियस है आपकी। ये सब बातें अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। भाई एंगल जो है किसके बीच में है, शीट और ई के बीच में एंगल 60 डिग्री है, बट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल, यानी कि एरो मार्क नहीं लगाया हमने, एरिया शीट है, एरिया के बीच की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल कितना, 30 डिग्री हो जाएगा, हमें ध्यान रखना है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डेल्टा एस कोस थीटा। बच्चों अब कुछ नहीं करना, बस इसमें सिंपली वैल्यू आप रखेंगे, ई की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो कोस 30 आपका √3/2 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.35 × 10⁴ वोल्ट मीटर
या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होती है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज, ये हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये 10⁵ आगे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी स्पेस में, किसी रीजन में। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। यूनिट वाइज देखें तो यूनिट बिल्कुल सही आ रही है, ये मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम है। तो हमारा जो आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर में सिंपली हम लिख सकते हैं। वेक्टर ई हमें गिवन है, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। और ये भी हमारे पास जो डेल्टा एस, क्योंकि ये भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो ये भी हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इलेक्ट्रिक सॉरी बच्चों, यहाँ पे फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे आप फ्लक्स लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ये आपके पास दो जो वेक्टर हैं आपके, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी जो ये स्केलर क्वांटिटी है 10⁵ और 10⁻², इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके 10⁻³ लिख लेंगे। साथ ही साथ आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि आई डॉट आई, जैसे कि हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखा भी, आई डॉट आई यानी कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये जो वैल्यूज़ आती हैं आपकी 1 के इक्वल होती है। और आई डॉट जे करते हैं और जे डॉट के करते हैं, के डॉट आई करते हैं, वैल्यू हमारी 0 आती है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें करेंगे तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होने से 5 × 2 = 10 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई जे कैप में करेंगे तो आई डॉट जे होने से क्या वैल्यू आती है, आई डॉट जे की 0 आती है। तो इसकी मल्टीप्लाई फर्दर हम करेंगे तो उसमें आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हमने फर्दर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में नहीं दिखाई। ऐसे जब 4j की मल्टीप्लाई आप 2i कैप में करेंगे तो बच्चों ये भी आपका 0 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो ये जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर आपका आएगा 4 × 1 = 4, और ये माइनस में है तो माइनस के 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्दर इसकी आपके पास 4k की मल्टीप्लाई, k की मल्टीप्लाई यानी कि k कैप की मल्टीप्लाई i में करो या फिर j में करो, क्योंकि k की मल्टीप्लाई j में i में कितना रिजल्ट देगी, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने कहीं भी इसमें नहीं की, तो ये हमारे पास सीधा आंसर आ जा रहा है 10 - 4 आपका 6 हो जाएगा और इंटू 10⁻³ मीटर। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। डॉट प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में अच्छे से सीखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। अगर इसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर एक बार आपको वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आए तो इसको आप दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ आपको क्लियरेंस चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।